गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? मैं समझ रही हूँ अब तक आप लोग को जितने भी मैंने वीडियो भेजे हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और उसके अभ्यास प्रश्न भी करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन करेंगे क्रिया का। आज हम क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेदों इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया का अर्थ। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करना या होना, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में, क्योंकि जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसका जो क्रिया का मूल रूप है वह धातु ही होता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहलाते हैं, जैसे पढ़ धातु, खेल, खा, सो, ये सब धातु के मूल रूप हैं। अब इनमें हम प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। ये तो आपको विदित ही है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पठ धातु है और इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो हमारा क्रिया शब्द बन गया पढ़ना। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के बाद लगने वाला। अब जब हम क्रिया से संबंधित कोई भी वाक्य लिखते हैं, क्योंकि क्रिया के बिना तो कोई वाक्य पूरा होता ही नहीं है। अब जब हम कोई भी सेंटेंस या वाक्य लिखते हैं तो उसमें कर्ता और कर्म दोनों ही होते हैं। जैसे कर्ता में आप देखिए, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे बालक हंसता है। अब देखिए इसमें बालक है, वह कार्य को हंसने वाला, हंसना क्रिया हो गया, और बालक है हंसने वाला है तो वो उसका कर्ता हो गया। तो क्रिया का कर्ता कौन हुआ? बालक, और बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? हंसा जा रहा है। तो क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ऐसे ही हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव या फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में बालक कर्ता है, पुस्तक इसका कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, यानी कि कार्य को करने वाला बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। जैसे नेहा दूध पी रही है। अब नेहा कौन है? कर्ता है, और दूध क्या हो गया? इसका कर्म है, और पी रही इसकी क्रिया है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ये आप सबको पता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब इसका अध्ययन करेंगे हम। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए जैसे नाम से ही हमें अ लगा के कर्मक हो गया, यानी ए का मतलब होता है रहित। तो कर्म रहित क्रिया ही क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रणव सो रहा है। इस वाक्य में देखिए प्रणव करता है, सो रहा इसकी क्रिया है, तो यह हमारे अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, यह कर्म रहित है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जिन क्रियाओं को करने पर उसका प्रभाव या असर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। अब यहाँ लड़की कौन है? कर्ता है, लिख रही है क्रिया है, और कौन पत्र लिख रही है?
लड़की पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। आगे बच्चों समझ में? अब देखिए, एक आपको इसका थोड़ा सा नियम बता दें कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए। किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको, इन प्रश्नों का जब हमें जवाब मिल जाता है और वही क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया होती है, यही इसकी पहचान है। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर भी आप देख लिए। सकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा और कर्म भी होगा। जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, इसमें अध्यापक क्या हो गया? कर्ता हो गया। पढ़ाता है क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। और पुस्तक कर्म हो गया। तो यहाँ तीनों की उपस्थिति होने से सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, अब इस वाक्य में अध्यापक तो कर्ता हो गया, पढ़ाता है इसकी क्रिया हो गई। अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है या कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। इस तरह से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हम अंतर पहचान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद होता है द्विकर्मक क्रिया। अब पहले हम एक कर्मक क्रिया का अध्ययन कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शाम रोटी खाता है। अब शाम करता है, रोटी खाता है, इसके द्वारा एक ही कर्म हो रहा है। ऐसे ही विपिन किताब पढ़ता है। यहाँ विपिन करता है, किताब कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो विपिन के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है। तो ये कौन सी हो गई? एक कर्मक क्रिया। ऐसे ही हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है, दो कर्म अर्थात द्विकर्मक। पहला कर्म तो सजीव होता है, यानी कि कोई भी संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। और दूसरा कर्म इसका होता है निर्जीव, यानी कोई वस्तु हो जाती है। जैसे राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। अब देखिए, इस वाक्य में राजा तो सजीव हो गया जो कि करता है, और ब्राह्मणों को दान दिया। अब ब्राह्मण भी इसमें सजीव है, को इसमें कर्म हो गया, को का चिन्ह आ गया तो ये कर्म हो गया। और दान दिया यह वस्तु हो गई। तो राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, तो यह कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक। क्योंकि पहला कर्म तो इसमें क्या हो गया? ब्राह्मणों को, और दूसरा कर्म क्या हो गया? दान दिया। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। अब यहाँ पे डॉक्टर तो कौन हो गया? कर्ता हो गया। अब यहाँ कर्म कौन से हैं? द्विकर्मक। देखिए, पहला है रोगी को, रोगी इसमें सजीव हो गया। दवाई दी, दवाई इसमें क्या हो गई? निर्जीव हो गया, वस्तु हो गई। तो इस तरह से द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म इसमें निर्जीव होता है। तो बच्चों, आज हमने क्रिया का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, इसके अर्थ को भी पढ़ लिया है और इसके भेदों को भी जान लिया है। साथ ही साथ हमने इसमें अंतर भी पहचान करना सीख लिया है। तो मैं समझती हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अध्ययन जो मैंने अभी आपको करवाया। पूरा अध्याय आपका क्रिया का कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और अब आप इसे अच्छे से और अध्ययन कर लीजिए, इसे रिपीट कर लीजिए वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। तो आपने मेरा ये अच्छा सा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।